नदियापुर गांव में बसंत नाम का एक नौजवान नाविक रहता था। नदियापुर गांव की सीमा में आने जाने के लिए लोगों को नाव का ही सहारा लेना पड़ता था। बसंत एक सीधा साधा नाविक था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बूढ़ी माँ थी। बसंत बेहद गरीब था। बसंत के ऊपर नदियापुर गांव के लगभग सभी लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ था। आज बसंत अपनी नाव के पास पहुंचा ही था कि तभी गांव का सेठ धनीराम कुछ लोगों के साथ उसके पास आ धमका। बस बहुत हो गया, अब मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, समझ गया? पूरे 6 महीने हो गए मुझे बेवकूफ बनाते हुए तुझे। आज मैं अपने पैसे ले जाकर ही रहूंगा, समझा? मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो सेठ जी। आप तो जानते ही हो कि इस वक्त धंधा कितना मंदा चल रहा है। अबे तेरा धंधा कोई मंदा नहीं चल रहा। सच तो ये है कि तू मेरे पैसे देना ही नहीं चाहता। नदियापुर गांव में आने के लिए और जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। ऊपर से ये इलाका टूरिस्ट इलाके में भी आता है। सैलानियों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तेरा धंधा मंदा कैसे बढ़ सकता है बे? सेठ जी, सारे गांव वाले जानते हैं कि मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है। मैं बड़ी मेहनत से पाई पाई इकट्ठा करता हूँ, लेकिन वो पैसे किसी न किसी वजह से मुझसे खर्च हो जाते हैं। बसंत पर सेठ धनीराम बसंत का मजाक उड़ाते हुए अपने लोगों को देखकर बोला, रे सुना तुम लोगों ने? ये बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़कर रकम इकट्ठा करता है और इसे खुद नहीं पता कि इसके पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं बे? इतना कहकर धनीराम गुस्से से बसंत की ओर देखकर बोला, ये क्यों नहीं कहता कि तू एक नंबर का अय्याश है? सारे पैसे अय्याशी में खर्च कर देता है। बेवकूफ आदमी, तुझे कोई और नहीं मिला बेवकूफ बनाने के लिए, है बे? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। नदियापुर के सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी बूढ़ी माँ रहती है। मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि तेरे घर में कौन कौन रहता है, समझ गया? अरे तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ रहे या तेरी पत्नी, मुझे इससे क्या? मुझे तो बस मेरे पैसे से मतलब है। और रहा सवाल तेरे शरीफ होने का, अरे तूने तो सारे गांव से कर्जा ले रखा है और जहां तक मुझे जानकारी है तूने किसी के पैसे नहीं चुकाए। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए सेठ जी। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुझे 10 दिन से ज्यादा की मोहलत नहीं दे सकता। 10 दिन के अंदर अंदर अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं तेरा मकान तुझसे छीन कर तुझे धक्के देकर तेरे मकान से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ गई? इतना कहकर धनीराम वहाँ से चला गया और बसंत अपना मुंह लटकाते हुए अपने काम पर लग गया। शाम को थका हारा बसंत जैसे ही अपने घर पर पहुंचा, उसकी पत्नी बोली, आ गए सेठ जी घर पर। आपके पीछे बहुत सारे मेहमान आपको पूछते हुए आए थे। उन्होंने आपका काफी देर तक इंतजार किया और बेचारे इंतजार करके बहुत थक गए। अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। झुमकी, मैं जानता हूँ कि तुम किनकी बात कर रही हो। जब तुम सारी बातें जानते ही हो तो फिर उन सबके कर्जे क्यों नहीं चुका देते? तुम अच्छी तरह से जानती हो झुमकी, पिछले कुछ सालों से मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जब भी कुछ पैसे जमा करता हूँ वो किसी न किसी तरह से खर्च हो जाते हैं। पिछली बार माँ का पैर टूट गया था, उसके इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए। उसके बाद चोट लगने से तुम्हारी पसली फ्रैक्चर हो गई थी, उसके इलाज पर कितने पैसे खर्च हो गए। मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ, लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं समझते। उन्हें तो बस अपने पैसों से मतलब है और आखिरकार वो तुमसे कब तक पैसे नहीं मांगेंगे। गांव का मुखिया धमकी देकर गया है, अगर तुमने गांव वालों के पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारी नाव छीन लेगा। और सेठ धनीराम मुझे धमकी देकर गया है कि अगर 10 दिन के अंदर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वो मुझसे मेरा मकान छीन लेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मेरी समझ में नहीं आता, गांव में जितने भी नाविक हैं उन सब की ऐश की चांदी कट रही है। उन सब के मकान देखे हैं तुमने? ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई नाव नहीं बल्कि कोई कंपनी चलाते हो। तुम सारा दिन नदी के किनारे क्या करते रहते हो? कितनी बार कह चुका हूँ झुमकी, टूरिस्ट मेरी नाव में नहीं आते। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नाव में गांव के भूखे नंगे लोग ही आकर बैठते हैं? उनसे तुम्हें कितनी आमदनी होती होगी। तुम अपनी नाव में नदियापुर घूमने आए सैलानियों को क्यों नहीं बिठाते? जितने भी नाविक हैं वो झूठ बोलकर टूरिस्ट को अपनी नाव में बैठाकर सिर्फ उन्हें चूना लगाते हैं और मुझे झूठ बोलना नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे हराम की कमाई। अरे सच्चाई के देवता, ये धंधा है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें धंधा करना ही नहीं आता? जिसे तुम धंधा कह रही हो मैं उसे अच्छा नहीं समझता। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है
कि मुझे तुम्हारे जैसा पति, बेवकूफ पति मिला। अगर ऐसे ही हाल रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन तुम्हारी नाव भी तुमसे छीन ली जाएगी। उसके बाद मुझे और मांझी को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद अपने सच्चाई के प्रवचन बाहर बैठकर देते रहना। इतना कहकर झुमकी गुस्से से वहां से चली गई। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। 10वें दिन बसंत नदी के किनारे उदास बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां पर धनीराम फिर से आ पहुंचा। याद है ना बसंत, आज तेरा आखिरी दिन है। अब इससे ज्यादा मैं तुझे और मोहलत नहीं दे सकता भाई। शाम को मैं तेरे घर पर आऊंगा वसूली करने के लिए। मेरे पैसे तैयार रखना, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चुपचाप चले जाना। इतना कहकर धनीराम वहां से चला गया। बसंत अपने आप से बोला, अब क्या होगा? पूरे 10 दिन से मेरी नाव में मुश्किल से 20 मुसाफिर भी नहीं बैठे होंगे। मैं धनीराम के पैसे कहां से दूंगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरे परिवार को बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। मैं कहां जाऊं? क्या करूं? बसंत हसरत भरी निगाहों से और नाविकों को देखने लगा जिनकी नाव पर टूरिस्ट सवार थे। तभी बसंत के कानों में एक बूढ़े व्यक्ति का स्वर टकराया। क्या तुम मुझे दूसरी दुनिया के छोर तक छोड़ सकते हो? बसंत उस बूढ़े की बात सुनकर हैरत में पड़ गया। लगता है आपका दिमाग खिसका हुआ है बाबा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, तुम मुझे इस नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देना। तो सीधे सीधे ये कहिए ना बाबा कि आपको दूसरी सीमा पर उतरना है। ठीक है बाबा, 200 लगेंगे। मैंने सुना है कि तुम बूढ़े और गरीब यात्रियों से पैसे नहीं लेते। सही सुना है बाबा, लेकिन क्या करूं? लगता है मुझे अपने नियम और कायदे अब बदलने पड़ेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने उसूल इंसान को कभी नहीं बदलने चाहिए। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ बाबा। जाओ जाकर कोई दूसरी नाव पर बैठ जाओ। लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ही नाव पर बैठना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरी पत्नी वहां पर इंतजार कर रही है। बूढ़े की बात सुनकर बसंत को बूढ़े के ऊपर तरस आ गया था। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। आइए बैठिए, जहाँ आपको जाना है मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा, ठीक है? बसंत की बात सुनकर वह बूढ़ा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बसंत की नाव में बैठ गया। बसंत की नाव नदी के बीच में पहुंची ही थी कि तभी वो बूढ़ा बसंत से बोला, बस मुझे यहीं तक छोड़ दो। बाबा पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर तो सिवाय पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा बेटा। तुम नाव यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगा। बाबा तुम डूब जाओगे, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़े ने बसंत की बात नहीं सुनी।